हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के हम इस वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में जो उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होंगी। माई नेम इज नितिन वशिष्ठ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which type of waves are utilized in night vision equipments? कि जो रात को देखने के लिए इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, तो उसमें पूछा हुआ है कि कौन से टाइप का वेव्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज इंफ्रारेड वेव्स, बी इज माइक्रोवेव्स, सी इज रेडियो वेव्स और डी इज नन ऑफ दिस। देखिए, जब कभी भी हमारे नाइट विजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे टेलीस्कोप हो गए, ठीक है, नाइट विजन ग्लासेस हो गए, उन सभी में क्या यूज किया जाता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं, ये काफी मतलब हीट के प्रति सेंसिटिव होती हैं। तो होता क्या है कि ये क्या करती हैं कि जितनी हीट आ रही होती है ऑब्जेक्ट से, उसको कैप्चर करती हैं कि जितनी हीट रेडिएट हो रही है, मतलब उसको एनालाइज करती है कितनी हीट आ रही है, और उस हीट का यूज करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं और वहां से बाद में उसमें इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं जो हीट आ रही होती है किसी ऑब्जेक्ट से। उसमें किसका यूज किया जाता है? इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है। तो ये जो हमारे टेलीस्कोप्स होते हैं नाइट विजन के लिए, ठीक है, ग्लासेस होते हैं, उनमें यूज की जाती है हमारी इंफ्रारेड वेव्स। आगे माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। आपको यहाँ पे वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है कि उसका पैटर्न कैसा होता है। इसके लिए आप ट्रिक्स से भी, अलग अलग ट्रिक्स हैं, उनके थ्रू भी कर सकते हैं। जो ट्रिक मेरे को पता है मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। तो हम कैसे याद करते हैं कि रेडियो मिर्ची मतलब रेडियो वेव्स आ गया पहला, मिर्ची से आ गया माइक्रोवेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स, आई लव यू, आई का मतलब है इंफ्रारेड। अब लव में वी आ गया तो विजुअल आ गई, रेडिएशन विजुअल। उसके बाद आई लव यू तो यू भी आ गया, और इसके बाद आ गया जीरोक्स से आ गया एक्सरे, और लास्ट में कौन सी आती है हमारी? गामा रेज। ये हमारा पैटर्न होता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, ठीक है। मतलब इसकी जो यहां पर वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, तो गामा वेव्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो रेडियो वेव्स की होती है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं? ये हमारी लाइट के प्रति काफी सेंसिटिव वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। यूवी रेज हमारे लिए काफी हार्मफुल होती हैं, कैंसर का रीजन बनती हैं। इसलिए जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो यूवीज को क्या करता है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर देता है मोस्ट ऑफ द यूवी रेज को, ठीक है। एक्सरेज का पैटर्न आपने देखोगे कि एक्सरेज हमारी बॉडी के स्कैन में कि हड्डियों में कहां पे क्रैक आ रखे हैं, ठीक है, उसको यूज करने के लिए हम फाइंड करते हैं। गामा रेज का यूज मतलब उसमें किया था, पार्टिकल फिजिक्स में किया था, जहां पर हमें हाई एनर्जी रेडिएशन चाहिए होती हैं, तो वहां पर गामा रेज का यूज किया जाता है। तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए सारा, कि पूछ सकते हैं कि इनको पैटर्न वाइज अरेंज करो, ठीक है, इनको एनर्जी वाइज अरेंज करो, इनको वेवलेंथ वाइज अरेंज करो। तो आपको ये सारा पता होना चाहिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज और गामा रेज। ये पैटर्न होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड वेव्स। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, द साउंड अबव व्हाट लेवल इन डेसिबल इज कंसीडर्ड हजार्डियस नॉइज पोल्यूशन। कि कौन से लेवल के ऊपर जाने के बाद, ठीक है, या रीच करने पर जो साउंड वेव्स है उसको क्या माना जाता है? पोल्यूटिंग माना जाता है, कि वो नॉइज पोल्यूशन का रीजन बन रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ है 30 डेसिबल, बी में बोला हुआ है 50 डेसिबल, सी में बोला हुआ है 80 डेसिबल और डी में बोला हुआ है 90 डेसिबल। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 80 डेसिबल। जब कभी भी साउंड का लेवल 80 डेसिबल तक पहुंच जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? नॉइज पोल्यूशन का रीजन बन जाती है, ठीक है, मतलब ये नॉइज पोल्यूशन करती है फिर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा विल बी द राइट आंसर। अब आपको पता होना चाहिए कि डेसिबल किसके यूनिट होते हैं। देखो, डेसिबल का यूज होता है साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए जो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है उसको कैसे मेजर किया जाता है, तो उसको किसमें मेजर किया जाता है? डेसिबल में मेजर किया जाता है। अब अगर जो 70 से नीचे है, लेस देन 70, अगर लेस देन 70 है, डेसिबल से नीचे की साउंड है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। मतलब मेरे लिए अगर 60 से 65 तक तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन 70 से कम है तो उस
इतनी इंटेंसिटी की साउंड्स हमारे ये कानों के लिए क्या होती है, हार्मफुल नहीं होती, ठीक है। बट अगर ये 80 या उससे पार चल जाए तो वो नॉइज पोल्यूशन का रीजन बनती है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 80 डेसिबल विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, कि इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले आपको 3 टर्म्स पता होना चाहिए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। देखो डायामैग्नेटिक सिंपली वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनमें से जितना मर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहे वो कुछ मतलब उनको वो रिएक्ट नहीं करेंगे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास करेंगे, जैसे वुड वगैरह हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया, सारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है एलिमेंट्स की फॉर्म में, उसमें हम आंसर देंगे। बट डायामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर ही नहीं पड़ता, मतलब वो कोई कुछ हरकत शो नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो थोड़ा बहुत मतलब मूवमेंट शो करते हैं या पार्टिकल्स की कुछ थोड़ी बहुत उनको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उनमें, ठीक है, जब वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और वो तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि जो क्या होते हैं जब वहां से लाइट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उनमें क्या होती है कि बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करके भी रखते हैं। अगर हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी को अगर डिस्कनेक्ट भी कर दें तो वो क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो सिंपली आपने ये रखना कि डायमैग्नेटिक जो कुछ रिएक्ट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है किस केस में, पैरामैग्नेटिक केस में। और फेरोमैग्नेटिक केस में वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो रिटेन करके रखते हैं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कट भी कर दे, ठीक है, अगर सप्लाई को कट भी कर दे फिर भी उनमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन रहेंगी, तो वो होते हैं हमारी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से डायमैग्नेटिक है, तो निकल हो गया, आयरन हो गया, बिस्मथ हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज बिस्मथ है, कि बिस्मथ क्या है, एक इसमें क्या है, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता। अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी करवाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कोई हरकत शो नहीं करेगा, पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज बिस्मथ इज द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है द सेंट स्प्रेयर इज बेस्ड ऑन, कि जो सेंट स्प्रे से स्प्रे निकलती है वो किसके ऊपर बेस्ड है। सो यहां पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बर्नौलीज प्रिंसिपल, सी दिया है चार्ल्स लॉ और सी दिया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और डी दिया है बॉयल्स लॉ। सो देखिए जो हमारा सेंट स्प्रे होता है वो किसके ऊपर बेस करता है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलता क्या है कि जो हमारी प्रेशर एनर्जी होती है दैट इज P1 और जो हमारी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हाफ इसको लिखेंगे रो क्या होता है V1 V का स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, कि जो हमारा सम रहता है प्रेशर एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई टर्म कम होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भी इन दोनों में से कुछ ना कुछ कम आएगा। ओवरऑल जो सम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा पार्टिकल कहीं दूसरा पार्टिकल के इक्वल है, कि अगर मैं सपोज करो पानी का फ्लो करवा रहा हूं पाइप से, कि एक पाइप है ये, ठीक है, यहां से पानी निकल रहा है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो या प्रेशर रहेगा इसका सम रहेगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, और जो यहाँ पे रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो टोटल वैल्यू यहाँ पे होगी वही टोटल वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी, जो पॉइंट ए पे वैल्यू होगी वही पॉइंट बी के ऊपर वैल्यू होगी, कि मतलब जो सम रहेगा हमारा प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसी के ऊपर हमारा जो सेंट स्प्रे है वो काम करता है। देखो होता क्या है कि जैसे सेंट को हम स्प्रे करते हैं, हम उसको दबाते हैं, दबाने से होता क्या है कि इनिशियली क्या होता है कि उसको जब दबाते हैं तो पाइप के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से लिक्विड राइज करता है। इतना तो हो गया। अब यहां पर जब प्रेशर यहां पे कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हमने दबाया, उसकी वजह से क्या होगा, पाइप के अंदर जो लिक्विड राइज करेगा उसका प्रेशर कम होगा, बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, तो लिक्विड राइज कर जाएगा। और जब प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उसकी, और जो निकलता है वो स्प्रे वो काफी फोर्स से निकलता है। हमने देखा होगा लिक्विड होता है वो बीच में, आपने देखा लिक्विड स्प्रे भी होते हैं, तो उसको जब छिड़कते हैं तो वो हमें गैसेस फॉर्म में या फिर उसके जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो कितना स्प्रिंकल फॉर्म में निकलते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि मतलब उनकी जो वेलोसिटी है या फिर काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो यही रीजन है, इसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, सेंट स्प्रे काम करते हैं।
आपने वो भी देखा होगा, जब हम पाइप में से पानी फ्लो मतलब गार्डनिंग में पानी दे रहे होते हैं तो होता है जब पाइप की जगह उंगली रख देते हैं होगा उसके आगे, तो उसका प्रेशर क्या होता है, फिर से उसकी जो वेलोसिटी है उसका प्रेशर वो बढ़ जाता है। तो वही सेम रीजन है, तो वो उसको हम क्वांटिटी इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जितना लिक्विड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंटर कर रहा है उतना ही इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे हम वो उसके ऊपर उंगली रखते हैं, एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होने से क्या होता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वो जो ज्यादा डिस्टेंस मूव कर पाता है। तो यही रीजन होता है जो हमारे सेंट स्प्रेयर हो गए, ठीक है, जो हमारा पाइप के आगे उंगली रखते हैं वो सारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब हम बाकी फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे बोला हुआ चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ कहां पे यूज होता है, जब हम किसी आइडल गैस की क्वेश्चन मतलब आइडल फ्लूइड के बारे में डिस्कस करते हैं, गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब कभी किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब टेम्परेचर रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट रहेगा, कि किसी भी आइडियल गैस के लिए जो टेम्परेचर रहेगा वो वॉल्यूम के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, और उसका प्रेशर क्या रहेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होगी ये सारी प्रोसेस। तो उसको वो होता है चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ ने यही स्टेट किया था कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके ऊपर एक बेस जब नोबल लाइफ में अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे हॉट एयर बैलून होते हैं, तो हॉट एयर बैलून में भी चार्ल्स लॉ का प्रिंसिपल फॉलो होता है। क्योंकि देखो हॉट एयर बैलून में होता क्या है कि जब उसके अंदर जो लिड लाई होती है जहां से वो गैस निकली होती है जो बर्न हो रहा होता है, उसकी वजह से क्या होता है जो पार्टिकल्स है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, अंदर डेंसिटी पार्टिकल्स की कम है एज कम्पेयर टू बाहर डेंसिटी ज्यादा है, उसकी वजह से जो हॉट एयर बैलून है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो वो सारा किसके ऊपर बेस्ड है, चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। अगर हम तीसरा डिस्कस करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहां पे फॉलो होता है कि जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हैं, तो जब पानी में डिप करते हैं तो जितना पोर्शन पानी के अंदर डिप होता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, अपवर्ड फोर्स लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं और अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, और जो वो फोर्स लगती है वो किसके ऊपर होती है, जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होता है, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, उतने ही अमाउंट की उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगी। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो इतनी बड़ी शिप होती है वो तो पानी के ऊपर फ्लोट कर जाती है, जबकि जो सुई होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो शिप है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, बट जो नीडल है उसका जो, क्योंकि वो उसका जो डेंसिटी है उसकी बहुत ज्यादा है, बट वो उतना पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, उसकी वजह से वो पानी के नीचे डूब जाती है। तो ये सबके ऊपर किसके ऊपर बेस्ड है, ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। और इसके ऊपर तीन कंडीशंस होती हैं कि अगर वेट अपथ्रस्ट से कम है, अगर वेट हमारा अपथ्रस्ट के इक्वल है, ठीक है, और अगर वेट हमारा अपथ्रस्ट से ज्यादा है, तो कौन कौन सी कंडीशन होगी। सपोज करो वेट कम है अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो इसमें होगा क्या, अगर मैंने इस कंटेनर के अंदर कोई पार्टिकल लिया हो तो अगर वेट ज्यादा, अगर वेट इज लेस देन अपथ्रस्ट, मतलब अपथ्रस्ट ज्यादा वेट कम है, तो कोई बॉडी इस तरह से फ्लोट करेगी, ठीक है, वो पानी के अंदर उसका कुछ पोर्शन पानी के बाहर रहेगा। अगला है जब वेट इज इक्वल अपथ्रस्ट, तो इस केस में क्या होगा, ये जो पानी का सरफेस है लिक्विड बॉडी यहां पर होगी, सरफेस के ऊपर दिखेगी हमें, ठीक है, मतलब यहां पर फ्लोट करेगी। वेट इज इक्वल अपथ्रस्ट, तो सरफेस के ऊपर, मतलब सरफेस जैसे ये लेयर है तो इस लेयर के साथ ही बॉडी यहां पर तैरती रहेगी, बट वो पानी के ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल सरफेस के ऊपर होगी। और तीसरा है जब वेट ज्यादा हो गया अपथ्रस्ट से, तो जब कभी वेट ज्यादा हो गया जाता है अपथ्रस्ट से, तो बॉडी क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है, बॉडी पानी के अंदर डूब जाएगी। तो तीन तरह की कंडीशन होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वेट ज्यादा होगा अपथ्रस्ट से तो क्या होगा, इक्वल होगा तो कहां पे होगी बॉडी, अगर वेट कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा बॉडी के ऊपर। अब हम फोर्थ बात करते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि जो अगर किसी भी हम आइडियल गैस की बात करते हैं, ये सारी बातें होती हैं कहां पर, आइडियल गैस सिचुएशन के ऊपर होती हैं। तो जब आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं तो जो प्रेशर रहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही सारी बात हो रही है कि प्रेशर क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा, और टेम्परेचर उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे जैसे हम किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ाते रहते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या रहती है, कम होती जाती है, मतलब पार्टिकल्स कंप्रेस होते जाते हैं, पास पास आते जाते हैं।
तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है कि प्रेशर क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है वॉल्यूम के, बट वहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या रहता है, या फिर बॉयल्स लॉ में कौन सी टर्म कांस्टेंट रहती है। तो आपको ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी टर्म कहां पे यूज होती है या फिर उसकी एप्लीकेशन कहां पे होती है। जो टायरों में हवा भरते हैं, तो टायर में हवा जब भरते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं, मतलब क्या है कि वॉल्यूम कम हो रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर क्या है, बॉयल्स लॉ का यूज कर रहे हैं। जबकि हॉट एयर बैलून है वहां पर हम रिलेट करते हैं, क्योंकि डेंसिटी पार्टिकल्स की अंदर कम है, बाहर डेंसिटी ज्यादा है, तो वो रिलेट करता है हमारा चार्ल्स लॉ से, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास वन वॉल्यूम, और ये इसको हम फिर वॉल्यूम से रिलेट कर पाएंगे और वॉल्यूम को टेम्परेचर से रिलेट करेंगे। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना कम टेम्परेचर रहेगा, जितना कम वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे इन सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या ये बोलना चाहते हैं, कि इनमें टर्म्स कौन कौन सी क्या डिपिक्ट करती हैं। सो आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। और इसके अकॉर्डिंग जो सेंट स्प्रेयर है वो किसके ऊपर बेस करता है, हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन, कि दो हमें पेयर्स में दिए हुए हैं, दो अलग अलग क्वांटिटीज दी होंगी, ठीक है। तो उनमें से पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी दो क्वांटिटीज होंगी कि जिनके यूनिट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी में बोला हुआ फोकल लेंथ और हाइट, सी में पूछा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और डी में पूछा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, अब देखो डेंसिटी क्या होती है, हमारी मास वन वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या होते हैं, केजी, वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं हम, मीटर क्यूब में। तो इसके यूनिट क्या बन जाए, केजी मीटर क्यूब इनवर्स 3, मीटर इनवर्स 3। तो होगा। अब यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात हम कब करते हैं, जब हम दो चीजों को मेजर करते हैं, ठीक है। जब मतलब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एट रेशियो होती है, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रेविटी कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दोनों में रिलेट किस किया गया है कि डेंसिटी मटेरियल, किसी मटेरियल की डेंसिटी, और डेंसिटी पूछा हुआ हमसे एट 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो देखो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, यूनिट तो दोनों के क्या होंगे, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, यहां पर किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स दोनों कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो क्या होती है, ये तो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसका कोई यूनिट ही नहीं होता स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जबकि इसके यूनिट होते हैं। तो यहां पर तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा वो सही आंसर हो जाएगा। जैसे डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के डायमेंशंस क्या होंगे, वो सेम नहीं होंगे। अगर बात करते हैं फोकल लेंथ, इसको मीटर में मेजर करते हैं, हाइट को भी मीटर सेंटीमीटर मेजर करते हैं, दोनों के ये डायमेंशन सेम है। पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, दोनों क्या है, एनर्जी ही है। एनर्जी को हम कहाँ पे मेजर करते हैं, जूल वगैरह मेजर कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी सेम यूनिट हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर कर लेते हैं। तो दोनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम यूनिट है। तो इन तीनों के तो यूनिट सेम है, जबकि फोर्थ का ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसका यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनके जो डायमेंशन होते हैं वो सेम नहीं होते। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीधा फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है कि द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर इज, कि ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जहां पे हम मतलब चीजों को सुन पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज 2 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, बी इज 20 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज, सी इज 20 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और डी इज 200 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज। तो यहां पर देखो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जैसे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की हम जो वेव्स हैं उनको सुन सकते हैं, ठीक है। वहां तक की रेंज की या फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को हम सुन सकते हैं, बट उसके बाद की चीजों को हम नहीं सुन सकते। उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे मतलब वो साउंड वेव्स है वो कंपैटिबल नहीं हो पाती। तो देखिए जो फोर्स, अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपको रिलेशन पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड होता है, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी टाइम पीरियड उसका उतना कम रहेगा। और फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में वेव कितनी बार रिवॉल्व कर पाती है, कि कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार वेव ने रेवोल्यूशन करी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 20 हर्ट्ज टू
20,000 हर्ट्ज विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि रॉकेट किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बी इज कंजर्वेशन ऑफ मास, सी इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो देखिए जो हमारा रॉकेट होता है कि रॉकेट क्या होती है, एक तरह का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो क्या करता है ऊपर की तरफ मूव करता है जब कभी भी जो गैसेज है वो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से फ्लो करती हैं। गैसेज नीचे की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो करती हैं और जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो वो जो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि ये मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड करता है। ठीक है, क्योंकि जो गैसेज है बहुत ज्यादा हाई थ्रस्ट नीचे की तरफ लगाती हैं। ठीक है, थ्रस्ट जब नीचे की तरफ जितना हाई लगाएंगी, जितने ज्यादा गैसेज का फ्लो नीचे की तरफ आएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही क्या होगा, उतना फास्ट ही रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर क्या रहता है, जो मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब कि जितना इनफ्लो गैसेज का नीचे की तरफ होगा उतना ही फास्ट जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। अब आगे बोला कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मतलब कंजर्वेशन मास में यही होता है कि मास इज, कि मतलब मास क्या रहता है कि दो क्वांटिटीज इनिशियली मिल रही हैं और क्वांटिटीज अगर बाद में मिल रही हैं, मतलब अगर कोलिजन के बाद कोई चीजें हो रही हैं और कोलिजन से पहले कोई चीजें हो रही थी, तो उसमें क्या रहता है, जो मास हमेशा कंजर्व रहता है। आपने केमिकल इक्वेशंस पढ़ी होंगी तो वहां पर कंजर्वेशन मास ही बताया जाता है कि जैसे अगर हम बात करें H2 + Cl2, तो यहां पर क्या बन जाता है, ये HCl और इसके आगे हम क्या लगा देते हैं 2। अब देखो जो इसका मास होगा और जो इसका मास होगा और जो इसका मास रहेगा वो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसलिए जो मास रहता है रिएक्टेंट्स का वो हमेशा मास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है ये पूरी इक्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपली ये बोलती है कि एनर्जी को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, उसको बस हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, मतलब पानी से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, सन की लाइट से हम सोलर रेडिएशंस को बना रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है कि सनलाइट में से सनरेज आ रही है, वहां उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, हमारा कंजर्वेशन एनर्जी हो रही है, बस एनर्जी फॉर्म चेंज कर रही है, बट उसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं ना तो हम उसको बना पा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये इस पे कौन वर्क करता है, रॉकेट इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। आगे बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि इन स्टॉर्म्स द रूफ ऑफ सम हाउसेज आर कैरियड अवे, दिस इज अकॉर्डेंस विद द, कि क्या होता है जब स्टॉर्म आते हैं तो आपने देखा छतें उड़ जाती हैं, तो वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, बी इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सी इज लॉ ऑफ इनर्शिया और डी इज पास्कल्स लॉ। तो देखो होता क्या है, जब कभी भी मतलब छतें उड़ती कैसे हैं। अब देखो होता क्या है कि अगर सपोज करो ये रूफ है, ठीक है, अगर अब यहां पर क्या है, रूफ के ऊपर जो हवा का वो फ्लो होता है, स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर यहां पर अब हमें पता है कि जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो तीन चीजों को रिलेट करता है, एक प्रेशर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इन सभी का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर देखिए ऊपर जो छत के ऊपर है जब हवा चल रही है तो उसका जो वेलोसिटी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब यहां पर जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। जबकि अगर नीचे की देखा जाए, छत के नीचे क्या है, यहां पर जो स्पीड है किसकी, एयर की, या उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कम होगी, बट यहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर एरिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट होती है और क्या होता है, छतें उड़ जाती हैं। तो ये होता किसके ऊपर बेस्ड है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो होता क्या है, मेनली प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और वो किसकी वजह से आता है, स्पीड की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो उसकी वजह से जब एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम हो जाएगी, और इनके बीच का जितना डिफरेंस बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा फोर्स से क्या होगा, छतें उड़ जाएंगी। तो इसलिए जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है ये फैक्ट। अब हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिया। अब है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। अब इनर्शिया होता क्या है कि किसी भी बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, ठीक है, अगर वो मूवमेंट कर रही है, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे,
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर। तो देखो अगर मैं ट्रक की बात करूं, ठीक है, और साइकिल की बात करूं, तो देखो मास किसका ज्यादा है, ट्रक का, जबकि साइकिल का मास कितना है, बहुत कम है। तो इसलिए जो ट्रक को मूव करना होगा तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब कि उसमें ज्यादा टेंडेंसी है अपनी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट को गेन करने में, और या फिर स्टेट ऑफ मोशन है। अगर ट्रक थोड़ी सी स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम रोक नहीं सकते, अगर साइकिल थोड़ी स्पीड से मूव कर रही है हम उसको रोक सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इनर्शिया होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के। जितना ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया होगा। तो आपको इनर्शिया क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, पूछा है मास के ऊपर, फोर्स के ऊपर, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर, नन ऑफ दीज। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है, बॉडी के मास के ऊपर मेजर कर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया। अब है पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ कहां पे लगता है, जब कभी फ्लूइड क्या होता है, रेस्ट की कंडीशन में होता है। मतलब जैसे किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, ठीक है, तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फ्लूइड हर एक, अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टली, मतलब यहां पर अगर फ्लूइड पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तो इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। वो किसके अकॉर्डिंग होता है, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और ये कहां पे एप्लीकेबल होता है, जब कभी भी जो फ्लूइड होता है वो रेस्ट के ऊपर होता है, मतलब उसको कुछ मोशन नहीं होता। और जो हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया या इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी होता है, ये डायनेमिक लिक्विड्स के लिए यूज होते हैं कि जो मूवमेंट करते हैं, जो हमेशा मोशन में रहते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं बर्नौलीज थ्योरम को और पास्कल्स लॉ को जब मूवमेंट नहीं होती लिक्विड की, रेस्ट में होता है। तो यही बोलता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हर एक डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा, वो होता है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था, बर्नौलीज प्रिंसिपल विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इजी है। सो पूछा हुआ क्या है, द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन डैश डायरेक्शन, कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है अगर उसको हम कुछ रोटेट, उसको हम टाई कर देते हैं किसी रोड उसके साथ, नीडल के साथ, वो रोड के साथ, या फिर उसको लटका देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसको जब हम फ्रीली वो से रख देंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगी, जो पर्टिकुलर हमारी मैग्नेट होगी। तो वो कहां पे अलाइन करेगी, ऑप्शन नंबर ए इज नॉर्थ ईस्ट, बी इज नॉर्थ साउथ, सी इज वेस्ट साउथ और डी इज ईस्ट वेस्ट। तो देखिए मैग्नेटिक जो भी हमारी नीडल होगी वो कहां पे कर लेगी खुद को अलाइन, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अलाइन करेगी क्योंकि अर्थ भी क्या है, एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, ठीक है। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है और जो हमारी सिंपल जो हम मैग्नेट यूज करते हैं उनकी डायरेक्शन आपस में क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं, कि अगर सेम होंगी वो तो रिपेल कर जाएंगे। तो जो हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है, जबकि जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होता है। और अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल्स होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि क्या मैग्नेट के पोल्स को अलग किया सकता है, कि जितने ज्यादा पार्ट करते रहेंगे क्या उनके पोल्स क्या वो सिंगल मोनोपोल में चेंज हो सकता है। तो ये होता है कि उसका आंसर क्या है, नो, क्योंकि जब कभी इसके पार्ट करते रहेंगे तो उनके पोल्स नॉर्थ साउथ क्रिएट होता रहेगा, चाहे जितने मर्जी इसके पोर्शन कर दे, तो हम मोनोपोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं नॉर्थ और साउथ की, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ तक जाती है, मतलब इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। और ये कहां पर होती है, आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड्स कहां मूव करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड द कहां मूव करती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड्स मूव्स इन विच डायरेक्शन, तो कहां से कहां मूव करती है, साउथ से नॉर्थ। और आउटसाइड की अगर बात करें तो कहां मूव करती है, नॉर्थ से साउथ में मूव करती हैं। और ये जो रीजन होता है अराउंड द मैग्नेट, जहां पर इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां तक जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये फोर्स होती है जहां तक कोई भी पार्टिकल इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो रीजन होता है, उसको बोलते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। तो ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है द कॉइल इन ए हीटर इज मेड ऑफ, कि जो हीटर में कॉइल होती है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज टंगस्टन, बी इज नाइक्रोम, सी इज आयरन और डी इज कॉपर। सो ये भी आप सभी को पता होगा कि जो ऑप्शन नंबर बी दैट इज निक्रोम, कि जो हमारी टंगस्टन या फिर जो हमारा हीटर की वायर होती है वो किससे बनके बनी होती है, निक्रोम से मिलके बनी होती है। तो निक्रोम होता क्या है, अलॉय होता है, इसमें क्या होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है और जिंक होता है, आयरन थोड़ा बहुत।
तो इससे बनती है हमारी निक्रोम। अब टंगस्टन का यूज हम बल्ब के फिलामेंट्स में करते हैं, ठीक है, आयरन और कॉपर। और यहाँ पर इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो होता क्या है कि इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो यही रीजन होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। और I क्या होता है हमारा V अपॉन आर। तो V हमारा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारा करंट और R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो नाइक्रोम जो हमारा पर्टिकुलर मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वहां से हीट बाहर प्रोड्यूस होगी। तो वही हमारे जो हीटर होते हैं, ठीक है, जो हमारी रोड्स होती है पानी गर्म करने वाली, गीजर हो गया, उन सभी में क्या होते हैं हाई रेजिस्टेंस वाली चीजों मटेरियल को यूज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आपको से क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि अगर रेजिस्टेंस को अगर मैं 2 टाइम कर दूं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि I इज इक्वल टू है V अपॉन R, ठीक है, इनिशियली था R, अगर मैंने R की वैल्यू को डबल कर दिया, मतलब R से उसको कर दिया 2R कर दिया, अब R से 2R हो गया, तो यहाँ पर I की वैल्यू के क्या फर्क पड़ेगा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन 2R, और V अपॉन R किसके इक्वल है हमारा I के इक्वल है, तो I हो जाएगा I ओवर 2। मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। करंट हाफ अगर रेजिस्टेंस को कर देंगे डबल कर देंगे। उसी तरह अगर रेजिस्टेंस को मैंने 4 टाइम्स कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस और करंट के ऊपर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या इस तरह से न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दैट इज निक्रोम विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, कि इनमें से कौन सी प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी सेमीकंडक्टर की। तो ए ऑप्शन ए बोला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बी बोला है एक्सट्रिंसिक, सी इज बोथ ऑफ दिस एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो देखिए जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है प्योर, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्योरेस्ट फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर आपको पता होगा जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, कंडक्टर से तो ज्यादा होती है, ठीक है, जबकि इंसुलेटर से क्या होती है, कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। और इसकी कंडक्टिविटी को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, डोपिंग करके। डोपिंग में क्या होता है कि हम कोई ना कोई इनमें ऐसे मटेरियल डाल देते हैं जिनमें कोई ना कोई इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उसका यूज किया जाता है, उसको बीच में डाला जाता है तो कोई ना कोई इरेगुलरिटीज डाली जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक क्या होता है जिसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होती है, जिसमें डोपिंग बहुत ज्यादा करी होती है। जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे उतनी ज्यादा जो सेमीकंडक्टर का इफेक्ट है, ठीक है, उसकी जो कंडक्टिविटी है बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर का यूज आपको पता है हर जगह किया जाता है, ठीक है। हमारी गाड़ियां हो गई, ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गए, इलेक्ट्रिकल वॉचेज होगी, सारे किसके ऊपर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में पूछा हुआ है विच जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट, कि कैंडल फ्लेम का कौन सा जोन होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज सेंट्रल जोन, बी इज मिडल ल्यूमिनस जोन, सी इज आउटर मोस्ट जोन और डी इज डार्क इनर मोस्ट जोन। तो देखिए जो सबसे बाहर का जोन होता है आउटर मोस्ट जोन, वो क्या होता है, वो सबसे हमारा क्या होता है हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है। वहां पर क्या होती है ब्लू फ्लूम, आपको ब्लू कलर की फ्लेम दिखती होगी। वहां पर ब्लू फ्लेम मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली बर्न हो रहे हैं, कि उनमें कार्बन क्या हो रहा है बच नहीं रहा कुछ भी। तो जो हमारा आउटर मोस्ट जोन होता है किसी भी कैंडल का, तो वो सबसे क्या होता है हॉटर जोन होता है। तो आपको अब डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखो ये जो सब जहां पर ये विक होती है, ये वाला जो डार्क जोन होता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अनबॉन्ड पार्टिकल होते हैं, ठीक है। बीच में क्या ल्यूमिनस जोन, ये ल्यूमिनस जोन है, और बाहर क्या होता है नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। और जो सबसे बाहर वाला जोन होता है यही सबसे क्या होता है हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाला उससे कम और ये नीचे वाला सबसे कम, ठीक है, इसलिए इसको डार्क जोन बोला जाता है। तो 3 तरह के आपने जोन देखने की सबसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जोन सबसे
हॉटेस्ट होता है। तो कौन सा होता है, जो सबसे ऊपर नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, सबसे क्या होता है, ये हॉटेस्ट जोन होता है। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो देखो 13 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटीरियल्स, कि कौन से पॉलीमर का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है बुलेट प्रूफ मटीरियल को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ पॉलीअमाइड्स, बीज पॉलीइथाइलिन, सीज पॉलीविनाइल क्लोराइड और डीज पॉलीकार्बोनेट्स। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दैट इज पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए, ठीक है। और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी तो हम क्या करते हैं, हम घरों में भी पीवीसी करवाते हैं, तो पीवीसी के यूज तो घरों के मटेरियल्स वगैरह बनाने के लिए, वो जो भी रोड्स वगैरह होती हैं पीवीसी की, वहां पर यूज किया जाता है। और पॉलीइथाइलिन, तो पॉलीइथाइलिन मतलब क्या होता है, हमारी जो प्लास्टिक वगैरह होती है ये किससे बनी होती है, पॉलीइथाइलिन की बनी होती है, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दैट इज पॉलीकार्बोनेट्स, इसका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ मटेरियल्स को बनाने के लिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखो 14 में क्या पूछा हुआ है, द डायोड इज अ डिवाइस विच फोर्सेस द करंट, कि डायोड क्या होती है, कि डिवाइस होती है। अब डायोड का मतलब क्या होता है, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको डायोड के बारे में बता देता हूँ कि डायोड की जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से इसकी डायग्राम होती है डायोड की, ये ट्रायंगल होती है, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं P, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, N बोलते हैं, ठीक है। और डायोड से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करती है, मतलब P से N नहीं करेगी हमेशा ही, कभी N से P नहीं करती, ठीक है। तो ये डायोड क्या होता है, दो टर्मिनल डिवाइस होती है, जिसमें क्या होता है, एक P टाइप होता है, एक N टाइप होता है। इसको बोलते हैं PN जंक्शन डायोड भी बोल देते हैं। P का मतलब होता है जहां पे पॉजिटिव ज्यादा इफेक्ट होता है, मतलब जहां पे होल वगैरह होते हैं। देखो जो डायोड में कंडक्टिविटी है वो दो तरीकों से होती है, या तो होल्स उसमें हो जाए, होल का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई वेकेंट प्लेस बच जाए, ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वेकेंट प्लेस होगी, वो बच जाएंगे हमारे होल्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गया क्या कि प्लेसेस सारी फिल है, इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम ही जा रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या करेगा, कभी इस प्लेस पे चला जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इसको निकाल देगा, तो इसलिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा इस पर्टिकुलर स्पेस में। और यहाँ पर क्या होगा, एक होल हमेशा फ्री रहेगा। तो इसमें जो P में होती है वो कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, होल्स की वजह से, जबकि N में किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इन दोनों के जंक्शन को क्या बोलते हैं हम, PN जंक्शन डायोड। और ये जो करंट फ्लो करता है हमेशा कहां पे करता है, ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको ये P और N पता होना चाहिए कि ये वाला सिंबल किसको, P को शो करता है और इसके दूसरा किसको शो करता है, N को शो करता है। तो यहाँ पर वही पूछा हुआ था कि जो डायोड में डिवाइस है जो फोर्स करती है करंट को, तो कहां पर नॉट फ्लो इन एन डायरेक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। टू फ्लो बोथ डायरेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है किसका, करंट का, डायोड में, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो अब तो आपको डायोड समझ आ गया होगा कि डायोड सिंपली होता क्या है। डायोड का मतलब दो टर्मिनल्स होते हैं और जहां पे करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और ये एक P होता है और एक N होता है, और दोनों को क्या बोलते हैं, PN जंक्शन डायोड बोल देते हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो 15 में क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। क्या बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, जब देखो जो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कल वाला बात है, यहाँ पर कोई ना कोई बॉडी मूव कर रही है यहाँ पे, तो इनमें से कौन सी चीज करेक्ट होगी। कांस्टेंट उसकी स्पीड क्या है, स्पीड सेम है हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसमें करेक्ट क्या होगा कि बॉडी हैज कांस्टेंट रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर बी, द बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल स्पीड। तो कांस्टेंट जब स्पीड ही बोला हुआ तो वेरिएबल स्पीड वाला ऑप्शन तो पहले कट हो जाएगा। अब तीसरा बोला है बॉडी हैज वेरिएबल एक्सेलरेशन, और फोर्थ में बोला है बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसके लिए आपको स्केलर्स और वेक्टर्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो स्केलर क्वांटिटीज कैसे कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो अकेला मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि जैसे हमारे मास की बात करते हैं कि मास 5 kg है, ठीक है। तो मास 5 kg का मतलब क्या है कि जो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कि वो एक 5 है, मैग्नीट्यूड जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो यहां पर अगर स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आ रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ की बात करते हैं 5 मीटर है, अभी सर बोलते हैं 5 मीटर कौन सी डायरेक्शन में है, तो 5 मीटर क्या है, वो एक
स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं कि जिनका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है उनके साथ। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सपोज करो मैंने इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है, तो कोई भी मैं पाथ फॉलो कर सकता हूं, ये वाला, इनमें से कोई भी पाथ हो सकता है, बट शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसलिए ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ क्या एक डायरेक्शन एसोसिएट हो रखी है। तो इसलिए ऐसी क्वांटिटी जिनके साथ वेक्टर भी है, जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको क्या बोलते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। अगर हम यहां पर देखना जाएं, उन्होंने बोला कांस्टेंट स्पीड, तो देखो अब जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें होगा क्या, वेलोसिटी होती क्या हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेलोसिटी है ये डिस्प्ले वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो वेलोसिटी है वो हर एक डायरेक्शन में इसकी चेंज होती रहेगी, मतलब ये डायरेक्शन से एसोसिएट हो रही है। और सर्कल में देखो हर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी। और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होती रहेगी हर एक पॉइंट के ऊपर। और यहां पर पूछा जाए अगर क्वेश्चन आपको से कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में से डायरेक्शन के बारे में कौन बताता है, तो आपने ध्यान रखना जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के बारे में बताती है, एक्सेलरेशन आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से डायरेक्शन के बारे में कौन बताता है, दैट इज वेलोसिटी। सो यहां पर देखो, तो यहां पर बॉडी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द बॉडी हैज वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगी, वेरी होती रहेगी। रीजन क्या है उसका, क्योंकि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज होती रहेगी। और जब एक्सेलरेशन चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी द राइट आंसर। अब मेरे को जरा एक क्वेश्चन का आंसर देना कि अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, यह डिस्टेंस यह टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे यहाँ किसके बारे में बताता है, स्पीड के बारे में बताएगा, क्योंकि स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, सपोज करो यहाँ 0 है, ये 10 है, ये 20 है। अब बॉडी क्या रेस्ट के ऊपर है, मतलब ये 20 मीटर डिस्टेंस उसने कुछ कवर किया है। तो देखो अगर रेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि 0 के ऊपर भी वो इसी पॉइंट पे होनी चाहिए, 1 सेकंड के ऊपर भी इसी पॉइंट पे होनी चाहिए, 2 सेकंड के ऊपर भी इसी पॉइंट पे होनी चाहिए, और 3 सेकंड के ऊपर भी इस पॉइंट पे होनी चाहिए। तो इस तरह से ग्राफ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा हमारा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये कब बन जाएगा, जब बॉडी रेस्ट के ऊपर होगी। अब मेरे को बताओ कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बनाया है और वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो ग्राफ किस तरह से होगा, क्या ऐसा ही होगा, क्या कुछ ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या फिर एक और बना देता हूं इस तरह से होगा। ठीक है, यहां पर मेरे को बताना कि कौन तरह से ग्राफ होगा, कि स्ट्रेट होगा, इंक्लाइंड होगा, किस तरह से होगा, कि वेरी मतलब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा या इन्वर्टेड होगा। तो किस तरह से एक ग्राफ बनेगा जब बॉडी मूव कर रही होगी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो आपने मेरे को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे हमारा आंसर सी है, दैट इज बॉडी मूव विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा हुआ है, क्लियर नाइट्स आर कूलर देन द क्लाउडी नाइट्स, कि जो क्लियर नाइट्स होती हैं, मतलब जो कोई बादल वगैरह नहीं होते, बहुत ज्यादा ठंडी होती है एज कम्पेयर टू क्लाउडी नाइट्स के, जब बहुत ज्यादा बादल होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो ऑप्शन नंबर इज रेडिएशन, बी इज कंडेंसेशन, सी इज कंडक्शन और डी इज आइसोलेशन। तो देखो होता क्या है, हमें पता कि अर्थ पे सन की रेज फॉल करती रहती हैं, ठीक है, कुछ रेज बैकवर्ड भी फ्लो करती हैं। तो होता है क्या कि नाइट के टाइम में अगर क्लाउड्स हैं तो रेडिएशन जो अर्थ के सबसे बाहर जा रही होंगी, तो क्लाउड क्या कर लेंगे, उन रेडिएशन को ट्रैप कर लेंगे। अगर उन रेडिएशन को ट्रैप कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि मतलब बाहर की मौसम क्या है, थोड़ा सा गर्म गर्म है, ठीक है। जबकि जो अगर बादल नहीं है तो जो रेडिएशन से रिफ्लेक्ट बैक कर रही होंगी वो सीधी चीज क्या चली जाएंगी, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएंगी। तो उसकी वजह से ही हमें क्या लगता है कि जो क्लाउडी नाइट्स हैं वो हमें थोड़ी सी कूलर लगती हैं, जबकि जो उस टाइम पे जो क्लाउडी नाइट्स हैं ठीक है, वो हमें क्या लिखती है, क्लियर क्लाउडी नाइट्स, क्लियर नाइट्स आर कूलर, जबकि क्लाउडी नाइट्स क्या होती हैं, हमें थोड़ा सा उसमें वार्म फील होता है। तो वो रीजन यही है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो रेडिएशन चली जाएंगी बाहर, तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, कूलनेस फील होगी।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज रेडिएशन की वजह से होता है, क्योंकि जो रेस फॉल करती हैं, सन की रेस फॉल करती है, वो किसकी फॉर्म में होती है, वो रेडिएशन की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर जो रेडिएशन है वो होता है बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब कभी भी जो गैस है वो किसमें चेंज हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोल देते हैं। अब कंडक्शन क्या होती है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में कॉन्टैक्ट में है और वहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोल देते हैं। तो आपको ये रेडिएशन वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि क्लाउड्स की वजह से ही वो होता है। क्लाउड ट्रैप कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा वार्म फील होगा, अगर क्लाउड नहीं होंगे तो रेडिएशन चली जाएंगी तो वो कूलनेस होगी, तो वो रेडिएशन की वजह से होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो वो 17 में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हमें पता है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो बोला है कि इनमें से कौन सा फिनोमेना हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी इज इंटरफेरेंस, सी इज रिफ्रैक्शन और डी इज पोलराइजेशन। तो देखो जो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किसके बारे में बताता है कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है कि किसी मेटल के सरफेस में मेरे को इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है। जब यहाँ पे लाइट फॉल करती है, लाइट फॉल करनी है और मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट लगेगी कि ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर स्पेस से बाहर निकल सके। वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, उसको क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितनी लाइट चाहिए कि किसी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल के सरफेस से बाहर निकाल जाए। तो इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल को बाहर निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या शो करता है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। जबकि जो इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये तीनों हमारा वेव नेचर के बारे में बताते हैं कि लाइट का होता है वेवी नेचर होता है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है, पार्टिकल नेचर के बारे में। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वेव नेचर किसमें है, पार्टिकल नेचर किसमें है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में दिखाया जाता है। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में क्या पूछा हुआ है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो इसमें से कौन सी चीज है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए इज फ्रीक्वेंसी, बी इज वेवलेंथ, सी इज वेलोसिटी और डी इज इंटेंसिटी। सो देखने हमेशा याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी पार्टिकल की वो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो इस पे डिपेंड करती है सोर्स के पार्टिकल्स के ऊपर कि पार्टिकल्स में एनर्जी कितनी है। तो जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी रहती है जहां से सोर्स से आ रही होती है और जो बाद में पहुंचती है हमेशा सेम रहती है। तो इसलिए यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी जो फैक्टर होता है वो कभी चेंज नहीं होता, कि जब कभी पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल करता है तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती, दैट इज फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। जबकि जो हमारा वेवलेंथ है ये चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि वेलोसिटी का पार्टिकल से एक मीडियम से दूसरे मीडियम फॉल करते हैं, अगर रेयर टू डेंसर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, उसकी तरफ मूव कर जाते हैं नॉर्मल की तरफ। तो उसका क्या शो रीजन है कि उनकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, जो सोर्स से पार्टिकल आ रहे हैं तो वो कभी चेंज नहीं होती। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये कभी चेंज नहीं होती। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ड्यूरिंग देयर डिके, कि जब कभी किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके होता है, मतलब वो सब्सटेंस टूटता है छोटे पार्टिकल्स में और वहां से रेडिएशन निकलती हैं, तो इनमें से कौन से जो पार्टिकल है वो एमिट नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए इज इलेक्ट्रॉन, बी इज न्यूट्रॉन, सी इज प्रोटॉन्स और डी इज हीलियम। तो देखो हमेशा जब जब रेडियोएक्टिव डिके होता है तो उसमें हीलियम जरूर निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एमिशन जरूर होती है, ठीक है, बट कभी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दैट इज यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी और सी है, कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एमिशन नहीं होती किसी भी रेडियोएक्टिव डिके में। देखो सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ, अगर मैं आपको हीलियम का डिके समझाना चाहूँ तो ये क्या है, मैंने कोई पार्टिकल लिख दिया, रेडियोएक्टिव पार्टिकल, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है, ये है मास नंबर। तो इसने क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और इसने यहाँ से 4, मतलब अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मास नंबर 4 और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा हीलियम 4। तो ये तो बताता है हीलियम की एमिशन को, ठीक है। बीटा डिके जब होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी नहीं निकलते। तो आपने याद रखना है कि जब कभी भी रेडियोएक्टिव डिके होता है
तो वहां से ना तो प्रोटॉन एमिट होता है, ठीक है, ना तो न्यूट्रॉन। तो यहां से अगर आप वो ऑप्शन बी और सी से कोई भी टिक करेंगे तो आपको सही आंसर होगा वो। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी और सी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिवाइसेस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक कॉइल ली हुई है, ठीक है, ये कॉइल है, ये कोई कॉइल है, इसको हमने मूव किसी सोर्स से जोड़ा हुआ है, इस कॉइल को किसी सोर्स से जोड़ा हुआ है, मतलब ये बैटरी है, थोड़ी बड़ी बन गई। यहां पर क्या है, कुछ यहां पर दूसरी कॉइल है, ठीक है, इसके साथ कोई बैटरी अटैच नहीं है। तो जब यहां से हम करंट पास करेंगे तो उसकी वजह से इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जब हम मेजर करेंगे गैल्वेनोमीटर से तो हमें डिफ्लेक्शन शो होगी, उसको बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कि इसकी वजह से इसमें भी क्या आ गया, करंट की फ्लो होना शुरू हो गया इस पर्टिकुलर वायर में से भी, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो बोला है कि इनमें से कौन सी चीजें जो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करती हैं। तो पहला है फोटो डायोड, बी इज ट्रांसफॉर्मर, सी इज एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, और डी इज ट्यूबलाइट। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस जो किस पे काम करता है, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं। इस फिनोमेना के ऊपर काम करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। अब देखो ट्रांसफॉर्मर वो हमने पता लग गया कि डिवाइस होती है जो किस पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करती है। इसका मेनली काम क्या होता है कि जो वोल्टेज सोर्स है एसी का, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना है और वोल्टेज सोर्स को चेंज करते रहना है, मतलब वोल्टेज को कम करना या ज्यादा करना किसी एसी सोर्स की। तो उसको वो काम करता है ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज को चेंज करना, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हमने सेम मेंटेन करके रखना, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको करता है मेंटेन करने में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को और वोल्टेज सोर्स को कम या ज्यादा। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। अगर हमें स्टेप डाउन करना है तो इसका हम यहां से मेजर करते हैं कि यहाँ पे कॉइलिंग मैंने ज्यादा कर, नंबर ऑफ कॉइल यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो यहाँ ये बन जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसी तरह से अगर यहाँ नंबर ऑफ कॉइल्स कम है, यहाँ ज्यादा है, तो वो बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर जाएगी, फ्लो करेगी। अगर स्टेप डाउन है तो यहाँ कम वोल्टेज फ्लो करेगी। तो ये फ्लो किसकी वजह से करती है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल में मैं किसी और फैक्ट क्वेश्चन में या फिर अगली वीडियो पे अगर डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अब ऑप्शन नंबर ए दैट इज फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है कि मतलब जो लाइट आ रही होती है, सनरेज आ रही होती है, उसको सेंस करके उसको उससे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये सिंपली फोटो डायोड का काम होता है कि जो सन के रेज आ रही हैं, फोटोन्स आ रहे हैं, फोटोन्स का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, वो आ रहे हैं, उनका यूज करके वो क्या करेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा और वहां से करंट जनरेट करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फोटो डायोड बोल देते हैं। सो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दैट इज ट्रांसफॉर्मर विल बी द राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। सो आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस की जो समरी है या फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आई होगी और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखें, आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू।